डियर स्टूडेंट्स, आज अपने माल्टोज वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे अपनों ने सुक्रोज पढ़ा है और अब माल्टोज पढ़ेंगे और लैक्टोज पढ़ेंगे। इनमें से ये मेनली चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन सी अपचायक है। अपचायक है तो उसके बाद में उसकी 4 कंडीशनें होती है कि ये क्या करती है। कोई भी अगर डाइसैकेराइड अपचायक है तो वो क्या करेगी, फेलिंग विलेन टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगी। दूसरा आपने कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिम का निर्माण करेगी। तीसरा फेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके ओसोजोन का निर्माण करेगी। और चौथा क्या होगा, वो परिवर्तित ध्रुवण गुणक रखेगी। जैसे सुक्रोज थी वो ये किसी भी प्रकार की चारों रिएक्शन नहीं दिखा रही थी, यानी परिवर्तित ध्रुवण गुणक नहीं था उसमें। फेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके ओसोजोन नहीं बना रही थी। और अपने कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन था उसके साथ अभिक्रिया नहीं कर रही थी। टोलन अभिकर्मक फेलिंग विलेन को अपचयित नहीं कर रही थी। इसी कारण उसे क्या कहा था अपनों ने, अनपचायक शर्करा कहा था। और अनपचायक शर्करा के आधार पर अपनों ने ये दिखाया था उसमें कि उसके दोनों कार्बोनिल समूह होते हैं जो मोनोसैकेराइड इकाई के, वो क्या होते हैं, आपस में ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो कोई अगर डाइसैकेराइड अपचायक है तो उसकी 4 कंडीशन है ये तो वो जरूर दिखाएगी, और कोई अपचायक नहीं है तो वो 4 कंडीशन है वो नहीं दिखाएगी। तो सुक्रोज एक अनपचायक डाइसैकेराइड था। उसके बाद में माल्टोज और जो लैक्टोज आएगा वो दोनों क्या होंगे, अपचायक शर्करा होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि अपचायक शर्करा है तो इस आधार किस आधार पर कह सकते हो। तो ये 4 आपको बोलने ही होंगे कि फेलिंग विलेन टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ओसोजोन का निर्माण कर लेगा। दूसरा अपने कहेंगे कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिम का निर्माण कर लेगा। और लास्ट वाला बोल देंगे कि ये परिवर्तित ध्रुवण गुणक दिखाएगा। इस प्रकार से 4 आधार होते हैं किसी भी को अपचायक बताना और अनपचायक न बताने में। ठीक है, तो उसके बाद में आज अपना माल्टोज है। तो माल्टोज के लिए अपने कह सकते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है ज्यादातर, तो जो भी अपने अनाज देखते हैं, दलहन होती है या फिर गेहूं होती है, इन सब में जो स्टार्च होता है ये स्टार्च के रूप में क्या होता है, माल्टोज पाया जाता है। अब आता है कि स्टार्च में माल्टोज है तो फिर उसे स्टार्च ही बोल दो, माल्टोज क्यों बोलते हैं अपने। लेकिन जब स्टार्च का ही अपने क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं माल्ट एंजाइम की उपस्थिति में। यानी माल्ट में क्या होता है, एंजाइमों का एक समूह होता है, उसके अंदर अपने डाई स्टेज नामक एंजाइम से अगर क्या करते हैं, स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। माल्टोज के अंदर एंजाइम होता है, कौन सा, डाइस्टेज नामक एंजाइम होता है। उसकी उपस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। इस आधार क्योंकि ये माल्ट एंजाइम से हो रहा है तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, माल्टोज बोल देते हैं। और ये बनता कैसे है, तो सुक्रोज के जल अपघटन से। सुक्रोज का जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, तो माल्ट के अंदर जो एंजाइम होता है कौन सा, डाइस्टेज नामक जो एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में जब स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, माल्टोज का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये होता क्या है रियली में, जो स्टार्च होता है, स्टार्च का एक मांड होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, उसका स्टार्च का जब आंशिक जल अपघटन कराते हैं माल्ट नामक एंजाइम की उपस्थिति से। माल्ट के अंदर कौन सा एंजाइम होगा, तो डाइस्टेज नामक एंजाइम होगा, उसकी उपस्थिति से कराते हैं तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, माल्टोज बोल देते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, माल्ट शर्करा भी कह देते हैं। ठीक है, तो अपने जल अपघटन कराना है स्टार्च का अपने को सूत्र पता है कि C6H10O5 की ट्वाइस कितनी होती है, N होती है। लेकिन अपने को ये भी पता है कि माल्टोज क्या एक डाइसैकेराइड है, तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए मैंने 2 ले लिए यहाँ पर, और यहाँ पर N अणु क्या ले लिए, जल के ले लिए। और एंजाइम कौन सा उपस्थित कर लिया मैंने, डाइस्टेज नामक एंजाइम ले लिया। जल अपघटन कराया तो किसका निर्माण हो गया, माल्टोज का निर्माण हो गया। इसे अपने क्या बोल देते हैं, माल्टोज बोल देते हैं। माल्टोज क्या होती है, एक अपचायक शर्करा होती है। अपचायक शर्करा क्यों होगी, तो इसका आधार यही होगा कि अपचायक शर्करा होने का इसका ये कारण है कि इसके अंदर जो 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है उनमें से एक मोनोसैकेराइड इकाई का क्या नहीं होता, कार्बोनिल समूह ग्लाइकोसाइड बंध में भाग नहीं लेता। और ग्लाइकोसाइड बंध में भाग नहीं लेता तो वो क्या रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। और मुक्त अवस्था में रहता है तो मतलब वो क्या कर लेता है, वो चारों टाइप की रिएक्शनें दिखा देता है। चारों टाइप की कौन सी रिएक्शन है, तो फेलिंग विलेन टोलन अभिकर्मक को अपचयित करना, दूसरा
हाइड्रोक्सिल के साथ अभिक्रिया करके ओसोजोन ऑक्सीजन का निर्माण करना, और तीसरा फेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करना, ओसोजोन का निर्माण करना, और चौथा परिवर्तित द्रवण गुणक प्रदर्शित करना। अब ये अपचायक शर्करा है तो ये चारों चीजें ये क्या करेगी, दिखाएगी। अपचायक शर्करा होने का कारण ही इसका क्या है कि एक तो इसके अंदर जो दो मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं, उन दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयों में से एक मोनोसेकेराइड इकाई का ही कार्बोनिल समूह क्या करता है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है, दूसरा क्या रहता है, मुक्त रहता है, और मुक्त रहने के कारण वो ये क्या कर लेता है, चारों टाइप की रिएक्शनें दिखा देता है, जिसके कारण इसे क्या बोल देते हैं, अपचायक शर्करा बोल देते हैं। वैसे अगर माल्टोज का अपने ओवरऑल पूरे विलयन का देखें, द्रवण गुणक का मान देखें तो कौन सा निकल के आता है, दक्षिण द्रवण गुणक निकल के आता है। दक्षिण द्रवण गुणक का मतलब कि जो माल्टोज होगा उसका जलीय विलयन बनाएंगे, उस जलीय विलयन में क्या करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करेगा, जो विलयन है वो उसे किस दिशा में, घड़ी के सुई की दिशा में घुमा देगा। जो यहाँ पर ये कोण निकल के आएगा उसे अपने क्या बोल देते हैं, द्रवण गुणक बोल देते हैं, कि कितना उसने घुमाया उस चीज को, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश को कितने कोण पर उसने घुमा दिया, परिवर्तित कर दिया। तो अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, लेकिन वो दो रूप अपने को पढ़ना नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो माल्टोज होता है अपने को पता है कि एक अपचायक शर्करा है, तो अपचायक शर्करा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, परिवर्तित द्रवण गुणक दिखाएगा, और परिवर्तित द्रवण गुणक दिखाने का मतलब है कि इसके दो रूप होंगे, एक अल्फा रूप होगा और एक बीटा रूप होगा। अल्फा रूप का जब अपने द्रवण गुणक का मान देखेंगे तो वो कितना आएगा, 168 निकल के आएगा, और बीटा का देखेंगे तो कितना आएगा, 112 निकल के आएगा। और ये दोनों आपस में कौन से डिग्री पर क्या हो जाएंगे, साम्यावस्था में हो जाएंगे, तो 136 डिग्री पर क्या हो जाते हैं, द्रवण गुणक के मान पर क्या हो जाते हैं, साम्य हो जाते हैं। मतलब जब सुक्रोज को यानी जो माल्टोज था, माल्टोज का जलीय विलयन बनाया तो अपनों ने देखा कुछ समय में, यानी कहने का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजार के देखा, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा तो फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, 168 डिग्री क्या कर दिया, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा दिया, मतलब द्रवण गुणक का मान कितना निकाल दिया, 168 डिग्री निकाल दिया। फिर कुछ समय बाद में देखा तो वो कितने पर आ गया, 112 पर आ गया, 112 पर आ गया। उसके बाद में अपनों ने लास्ट टाइम मतलब 2-3 दिन बाद में उसके विलयन को चेक किया तो 136 निकल के आया। मतलब इसका ये मतलब हुआ, जिस प्रकार से ग्लूकोज में था, अल्फा ग्लूकोज था और एक बीटा ग्लूकोज था, अल्फा का देखा तो 112 कितने पर आके रुक गया था, 52 डिग्री पर। बीटा का देखा तो स्टार्ट कहां से हो रहा था, 19 डिग्री से, और कितने पर आके रुक गया था, 52 डिग्री। मतलब जो अल्फा का 168 है और बीटा का 112 है माल्टोज के अंदर, वो कौन से डिग्री पर आके संतुलित हो रहा है, तो 136 डिग्री पर आकर क्या हो रहा है, साम्यावस्था में आ रहा है। तो अपने इस आधार पर कह सकते हैं कि जो माल्टोज होता है वो भी क्या करता है, परिवर्तित द्रवण गुणक दिखाता है। अपचायक शर्करा है तो मतलब ये क्या करेगा, परिवर्तित द्रवण गुणक दिखाएगा ही। सुक्रोज किस आधार पर दिखा रहा था, तो सुक्रोज का जो जलीय विलयन था वो तो क्या था, वाम द्रवण गुणक था, दक्षिण द्रवण गुणक था। और जब अपनों ने क्या किया था, उसका जलीय विलयन बनाया था, जल अपघटन करके करवाया था, तो क्या हो रहा था, वो वाम द्रवण गुणक में परिवर्तित हो रहा था। यहाँ पर भी ये चीज ध्यान रखनी है अपने को कि जो माल्टोज होता है, माल्टोज का जो जलीय विलयन होता है वो जलीय विलयन क्या होता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। लेकिन ये दक्षिण ध्रुवण गुणक वैसा का वैसा ही बना रहता है, लेकिन इसके मान में क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। और परिवर्तन होने के कारण इसे कौन सा बोल देते हैं, परिवर्तित ध्रुवण गुणक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप। उसके बाद में आता है कि अपनों ने सुक्रोज यानी स्टार्च का जल अपघटन कराया तो किसका निर्माण हुआ था, माल्टोज का निर्माण हुआ था। अब माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो किसका निर्माण होगा, माल्टोज का जल अपघटन अपने माल्टोज एंजाइम से भी कर सकते हैं, माल्टेज एंजाइम से। जैसे ग्लूकोज का जल अपघटन करना है तो ग्लूकेज एंजाइम भी ले सकते हैं, माल्टोज का जल अपघटन करना है तो माल्टेज एंजाइम ले सकते हैं, या फिर अपने क्या कर सकते हैं, तनु अम्ल भी ले सकते हैं। तनु अम्ल जैसे H2SO4, HCl कोई भी अम्ल लेंगे और उसकी उपस्थिति में क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। और अपने को ये भी पता है कि जो माल्टोज होता है वो जल अपघटन के बाद में क्या करता है, ग्लूकोज की इकाई देता है। ये तो अपनों ने देखा था। लेकिन ये ग्लूकोज कौन सा होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है।
अल्फा डी क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अल्फा का मतलब कि इसका OH होगा वो नीचे होगा। डी का मतलब ये जो ग्लूकोज होगा वो कौन से ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी समावेशी से संबंधित होगा। और प्लस का इसके साथ में चिन्ह लगा सकते हो, क्योंकि प्लस क्या होता है? ग्लूकोज की दक्षिण ध्रुवण गुणक की प्रवृत्ति को दिखाता है। तो माल्टोज का जल अपघटन कराया तो किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ग्लूकोज की कौन सी इकाई निर्मित हुई है? तो अल्फा ग्लूकोज निर्मित हुई है। तो इससे अपने को ये निष्कर्ष निकलता है कि जो माल्टोज होगा वो ग्लूकोज से क्या होगा? मिलकर बना होगा। मतलब ग्लूकोज की दो मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ेगी, जिसमें से एक मोनोसेकेराइड इकाई का कार्बोनिल समूह है, कौन सा? एल्डिहाइड, क्या करेगा? बंध में भाग लेगा। दूसरे का मुक्त अवस्था में रहेगा। मुक्त अवस्था में रहने के कारण वो क्या कर लेगा? अपचायक हो जाएगा। अपचायक होने का मतलब वो क्या कर लेगा? फेलिंग विलयन, तोलन, अभिकर्मक, इनको अपचयित कर देगा। जिस प्रकार से ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा था? ऑक्सिन का निर्माण कर रहा था। तो ये भी क्या करेगा? जो माल्टोज होगा वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? ऑक्सिन का निर्माण करेगा। यहाँ पर अपने क्या लिख देंगे? सुक्रोज यानी माल्टोज ऑक्सिन लिख देंगे। उसी प्रकार से फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा? ये ओसोजोन का निर्माण करेगा। और लास्ट वाला परिवर्तित ध्रुवण गुणक तो अपनों ने देख लिया। तो ये जो अपचायक शर्करा है माल्टोज, ये किस आधार पर कह सकते हो? तो पहली तो लैंग्वेज अपने को वो लिखनी होगी कि इसका एक मोनोसेकेराइड इकाई ही का कार्बोनिल समूह ही क्या करता है? ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है। दूसरा मुक्त अवस्था में रहता है, जिसके कारण ये चारों प्रकार की कंडीशन वो दिखाता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि वो माल्टोज है, जो क्या है? एक अपचायक शर्करा है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। और उसके बाद में आता है क्या है कि इनकी संरचना देख लेते हैं। सिंपल से इनकी हावर संरचना, अपचायक प्रकृति, बस दो ही चीज मेन होती है कि कौन सा अपचायक है, कौन सा अपचायक नहीं है। फिर इनकी हावर संरचना बनाओ। हावर संरचना अपने तब बना सकते हैं जब अपने को ये पता हो कि इसके अंदर कौन कौन सी मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी हैं। अपनों ने देखा है कि ग्लूकोज जो C6, C12, H22, O11 का जल अपघटन करा रहे हैं अपने, तो बन क्या रहा है? C6, H12, O6 प्लस में C6, H12, O6। मतलब ग्लूकोज की दो इकाइयां बन रही है। और ग्लूकोज की दो इकाइयां कौन सी है? तो अल्फा ग्लूकोज है। अपने को ये देखना है CHO, कैसे लिख सकता हूं मैं? ग्लूकोज की जो संरचना थी फिशर संरचना, वो फिशर संरचना बना के लिख सकता हूं मैं इसे, ताकि आपको हावर संरचना बनाने में आसानी हो जाए। लास्ट वाले को CH2 डायरेक्ट। उसी प्रकार से दूसरा कौन सा था अपना? ग्लूकोज ही चल रहा है। अभी अपनों ने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। एक बार अपने क्या कर रहे हैं? फिशर संरचना बना रहे हैं ग्लूकोज की। चक्रीय रूप से इसे जोड़ेंगे अभी। ये क्या होगी? अपनी ग्लूकोज की संरचना होगी। अपने को पता है कि ग्लूकोज में क्या होता है कि 5वें नंबर का OH यानी 5वां और फर्स्ट कार्बन आपस में क्या होते हैं? चक्रीय रूप से जुड़े होते हैं। इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होगा और इसके साथ में जुड़ेगा और किसका निर्माण करेगा? OH का निर्माण करेगा। और ये यहाँ पर चक्रीय रूप से इसके साथ जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी क्या होगा? 5वें नंबर का 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का H यहाँ से प्रतिस्थापित होके साथ इसके साथ जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? चक्रीय रूप से जुड़ जाएगा। ये अपनों ने क्या बना ली? अल्फा ग्लूकोज बना ली। अल्फा ग्लूकोज में होगा क्या? OH अंदर होगा। इसे अंदर दिखा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये मैंने अंदर दिखा दिया। अब ये क्या थी? अपनी ग्लूकोज की इकाई थी। कौन सी ग्लूकोज की इकाई है? तो अल्फा ग्लूकोज की इकाई है अपनी, अल्फा ग्लूकोज। ये भी कौन सा है? अल्फा ग्लूकोज है। तो सुक्रोज के अंदर क्या था? C1 एक जो यानी अपनों ने देखा था ग्लूकोज देखा था अल्फा ग्लूकोज, दूसरा देखा था अपनों ने बीटा फ्रैक्टोज। अल्फा ग्लूकोज के C1 कार्बन से और बीटा फ्रैक्टोज के C2 कार्बन से आपस में क्या थे? ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़े थे। किसके अंदर?
सुक्रोज के अंदर अपनों ने ये चीज देखा था। लेकिन इसके अंदर अपने को करना क्या है, एक कार्बोनिल समूह को मुक्त अवस्था में रखना है। तो मुक्त अवस्था में रखने के लिए एक का, दोनों में से किसी का भी ले सकते हो, लेकिन जिसका भी लोगे उसको फर्स्ट ही लेना होगा अपने को। तो एक का क्या कर सकता हूं कि C1 और C4 से क्या होगा, ये जुड़ेगा C1 और C4 से। C1 ये रहा, C4 इसका ले लो, या फिर C1 इसका ले रहे हो तो C4 इसका ले लो। दोनों में से आपको एक चूज करना ही पड़ेगा, कोई भी कर सकते हो। संरचना बनाओगे अपने आप पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, इसमें से क्या किया, एक OH यहां से प्रतिस्थापित कर दिया और इसका O 4th नंबर का प्रतिस्थापित करके क्या कर दिया, इसको आपस में जोड़ दिया। कौन से बंध से, ग्लाइकोसाइड बंध से। ग्लाइकोसाइड बंध से जोड़ना है तो इसे अच्छे से दिखा देता हूं कि किस टाइप से जुड़ रहा है। तो इसको ऐसे करके दिखा सकता हूं मैं, ये क्या हो रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है। मतलब एक कार्बन का C4, एक मोनोसेकेराइड का C4, दूसरे मोनोसेकेराइड का C1 आपस में क्या होंगे, ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ेंगे। तो इसका जो कार्बोनिल समूह था वो तो क्या हो गया, मुक्त यानी संयुक्त अवस्था में आ गया, लेकिन इसका कार्बोनिल समूह क्या रह गया, मुक्त अवस्था में रह गया, जिसके कारण ये क्या कर लेता है, अभिक्रिया दिखा देता है। कौन सी, फेनिल हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तोलन अभिकर्मक फेलिंग विलेन, इनके साथ में क्या कर लेता है, अभिक्रिया दिखा देता है। किया कुछ नहीं अपनों ने, फिर से एक बार इसे मिटो के दिखा देता हूं। इसके साथ क्या था, OH जुड़ा हुआ था, और इसके साथ भी क्या था, OH जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी OH जुड़ा हुआ था। मुझे करना क्या है, C1 और C4 के बीच में क्या करना है, ग्लाइकोसाइड बंध दिखाना है। इसका C1 ले सकता हूं, इसका C1 ले सकता हूं, दोनों में से किसी का भी ले सकता हूं, लेकिन दूसरे का मुझे क्या लेना होगा, C4 लेना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका C4 लेता हूं तो इसका क्या होगा, एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोक्सी समूह आपस में क्या करेंगे, जल के एक अणु का निष्कासन करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, तो ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण कर लेंगे, और ये बन क्या जाएगा, अपना माल्टोज बन जाएगा। इसके अंदर संरचना में अपने को लिखना कुछ नहीं है, सिंपल से इतना ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज होगा उसके दोनों ग्लूकोज की इकाई है अल्फा ग्लूकोज, उनमें से एक किसी भी ग्लूकोज की C1 में से अपने को क्या करना है, OH को प्रतिस्थापित करना है, और दूसरे में से H को प्रतिस्थापित करके जल के एक अणु का निष्कासन कर देना है, और बीच में क्या दिखा देना है, ग्लाइकोसाइड बंध दिखा देना है। जैसे अपने को पता है कि अल्फा ग्लूकोज की संरचना कैसे थी, तो अल्फा ग्लूकोज की अपनों ने संरचना बनाई थी। ये अपना अल्फा ग्लूकोज था। अल्फा में क्या था, OH नीचे था फर्स्ट वाला, यही मैंने किया है। सेकंड वाला का वैसे वैसा, थर्ड वाला OH ऊपर, फोर्थ वाला OH नीचे, उसके बाद में CH2 OH फिर H। ये अल्फा ग्लूकोज था अपना, अल्फा ग्लूकोज था। उसके बाद में सेम अल्फा ग्लूकोज की संरचना यहां पर बनाऊंगा। ये अपना क्या है, फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, ये फोर्थ नंबर कार्बन, ये फिफ्थ नंबर कार्बन, ये सिक्स्थ नंबर कार्बन। सेम संरचना है, ये भी क्या है, अल्फा ग्लूकोज की संरचना है, अल्फा ग्लूकोज की संरचना है। आवर संरचना बनानी है अपने को। इसका C1 यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां से चेक करते हैं, यही होगा क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर चेक करना है अपने को, OH नीचे आ रहा है। 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कहा था कि C1 और C4 के बीच में बनेगा। C1 ये रहा, पहली ग्लूकोज इकाई का, दूसरी ग्लूकोज इकाई का C2 C4 ये रहा, आपस में क्या करेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ेंगे। तो इसका OH इसका OH, मतलब एक क्या होगा, जल के अणु का निष्कासन होगा। तो एक जल के अणु का निष्कासन कर दूंगा और किसका निर्माण कर लूंगा, ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण कर लूंगा। ये क्या होगा, ग्लाइकोसाइड बंध हो जाएगा,
और अब ये जो ग्लूकोज था अपना, ये ग्लूकोज हट के क्या बन जाएगा अपना, सुक्रोज बन जाएगा, सॉरी माल्टोज बन जाएगा। बस एक अपने को सिर्फ सुक्रोज की संरचना में अपने को चेंज करना था। फ्रैक्टोज में जो रिंग वाले थे उनको अपनों ने क्या लिख दिया था, ऊपर लिख दिया था, और रिंग से बाहर थे उनको क्या कर दिया था, नीचे लिख दिया था। यही किया था अपनों ने। लेकिन इसके अंदर अपने को कुछ नहीं करना, अल्फा ग्लूकोज की इकाई की दोनों इकाइयां लिखनी है अपने को, हावर संरचना लिखनी है अल्फा ग्लूकोज की। उसके बाद में करना क्या है, C1 और C4 को आपस में ग्लाइकोसाइड बंध से जोड़ देंगे। ये भी पता है कि कभी अपने C1 और C2 को जोड़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि चेक करोगे ना, अपनाओगे जब संरचना, अपने आप पता चल जाएगा कि हमेशा क्या होगा, एक ग्लूकोज की इकाई का C4 होगा और एक ग्लूकोज की इकाई का क्या होगा, C1 होगा। तो ये क्या थी, माल्टोज की हावर संरचना थी। उसके बाद में कल अपने लैक्टोज देखेंगे। बस अपनी डाइसैकेराइड का लास्ट टॉपिक होगा कल, लैक्टोज वाला। तो ये थोड़ी चीजें आप बनाओ, प्रैक्टिस करो घर पे। थैंक यू।